बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास फिजिक्स फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स। पीछे हमने पढ़ा था मैकेनिक्स क्या था कि जिसमें मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा जाता है। उसमें से दो थे हमारे पास, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। मैकेनिक्स की दो ब्रांचेज आगे आ जाती थी। काइनेमेटिक्स पीछे हमने पढ़ लिया है। डायनामिक्स कहते हैं, डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विदाउट विद द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। डायनामिक्स में विद द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स होगा, यानी कि हम उसकी रीजंस भी जानेंगे कि कोई चीज़ जो है वो मूव करती है तो क्यों मूव करती है। फोर्स के एक्ट, उसके बाद जो है वो जो उसका इन्फ्लुएंस होता है, जो असर होता है फोर्स का, उसके बारे में पढ़ा जाए, वो जो है वो डायनामिक्स कहलाएगा। यानी कि मोशन भी और विद रिस्पेक्ट टू फोर्स, कॉजेज, रीजंस के बॉडीज मूव क्यों करती है। पहले तो हमने काइनेमेटिक्स में सिर्फ मोशन पढ़ा, बॉडीज मूव करती हैं। अब इसमें रीजंस के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन देखें, फोर्स क्या है। फोर्स कहते हैं फोर्स इज एन एजेंट विच स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मूविंग बॉडीज, या फिर फोर्स और मूव्स और टेंड्स टू मूव द स्टॉप बॉडीज। एक तो ये हो गई कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो कि रुकी हुई बॉडी को, स्टॉप बॉडीज को मूव करता है या करने की कोशिश करता है, या रुकी हुई बॉडीज को जो है वो मूव कर देगा या करने की कोशिश करेगा, और जो मूव कर रही है बॉडीज उनको रोकेगा या रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अगर बाइसाइकिल पे जो है आपका फ्रेंड जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बाइसाइकिल चला रहा है, आप उसको पीछे से पकड़ के रोक सकते हैं। आपने फोर्स लगाई, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई, उसको रोक लिया। लेकिन यही जो है वो अगर ट्रक जा रहा हो तो आप उसको पीछे से पकड़ के खींचते रहेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकेंगे। ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं। तो फोर्स एक ऐसा एजेंट हो गया जो मूविंग बॉडीज को या तो रोक देता है या रोकने की कोशिश करता है। इसी तरीके से रुकी हुई बॉडीज को या तो वो मूव कर देता है या मूव करने की कोशिश करता है। अगर एक गाड़ी खड़ी हुई है, आप उसके ऊपर धक्का लगाते हैं, जोर लगाएं, तो थोड़ा बहुत उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेंगे। यही अगर आप दीवार को जितनी मर्जी फोर्स लगाते रहे, उसको जोर लगाते रहे, उसने कौन सा अपनी जगह से हिलना है, लेकिन आप तो कोशिश कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, तो ये एजेंट जो है वो फोर्स होता है। यहाँ पर फोर्स की दूसरी डेफिनेशन है, फोर्स इज बेसिकली पुश और पुल। के फोर्स जो है वो क्या है, या तो पुश भी हो सकती है या फिर पुल भी हो सकती है। इसको खींचा जाए, वो अपनी तरफ खींचेंगे तो फिर भी जो है ना ये पुश हो जाएगा या पुल हो जाएगा, ये भी एक इसको कहा जा सकता है कि फोर्स जो है। लेकिन फोर्स इज एन एजेंट विच स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मूविंग बॉडीज और विच मूव्स और टेंड्स टू मूव द स्टॉप बॉडीज। इट कैन चेंज द स्पीड, चेंज द डायरेक्शन। अब इसमें स्पीड भी चेंज हो सकती है। अगर बाइसाइकिल पे आहिस्ता आहिस्ता कोई बाइसाइकिल चला रहा है, आप पीछे से जाके धक्का लगाना शुरू कर दे जोर से, तो आपने फोर्स लगाई, उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। अब फोर्स ने क्या किया, स्पीड तेज कर दी। अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप लगाएंगे तो वो मूव करती हुई रुक जाएगी। इसी तरीके से जो है वो जैसे कि ये क्रिकेट की बॉल की मिसाल है। ठीक है, सामने से बॉलर बॉल करता है, और जैसे ही जो है ना ये फोर्स लगा के ऑपोजिट डायरेक्शन में बैट के साथ इसको हिट करेगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकती है ऑब्जेक्ट्स की। मिसाल के तौर पर कुएं से पानी निकालते वक्त जो पर्शियन व्हील होता है, कुएं से पानी निकालते हैं तो एक तरफ से उसको नीचे की तरफ खींचा जाता है और पानी वाला जो बास्केट होती है, बकेट होती है, वो ऊपर की तरफ आती है। आप फोर्स नीचे लगा रहे हैं, वो ऊपर की तरफ आ रही है। अब फोर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें से एक सबसे पहले देखें कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जिसमें बाकायदा तौर पर ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक दूसरे के साथ टच होते हैं, एक दूसरे के साथ टच होते हैं। ठीक है, इन कांटेक्ट आते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ टच होके जो है ना वो फिर उनके ऊपर फोर्स लग रही होती है, तो वो जो फोर्सेस होती हैं वो कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं। कहते हैं द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन फिजिकल कांटेक्ट, जो कि एक दूसरे के साथ फिजिकली तौर पे कांटेक्ट टच हुए होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन अ गेम ऑफ क्रिकेट द बैटर हिट्स द क्रिकेट बॉल। ठीक है, बॉल को हिट करता है, इज इन कांटेक्ट फॉर फोर्स सिंस देयर इज अ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द बैट एंड द बॉल। ठीक है, दोनों एक दूसरे से फिजिकली टच होंगे और फिर आगे होगा। नेक्स्ट, अ फोर्स परपेंडिकुलर to the contact surface that keeps object from passing through each other is called the normal force।
ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर लगेगी, बिल्कुल राइट एंगल के ऊपर लगेगी, वो नॉर्मल फोर्सेस कहलाती हैं। ये देखें, ये नॉर्मल फोर्स है, Fn से इसको डिनोट किया जाता है। ये बुक है, ये टेबल पे पड़ी हुई है, तो ये बुक जो है उसका वेट कहाँ एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ, और एज अ रिएक्शन जो नॉर्मल फोर्स है जो टेबल की तरफ से ऊपर लग रही है वो कैसे है, ऊपर की तरफ, इसीलिए ये अपनी जगह पे यहाँ पे पड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखें, द फोर्स दैट प्रोपेल्स फ्लाइंग मशीन इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज टर्म एज थर्स्ट। ठीक है, जैसे कि रॉकेट्स वगैरह में होता है, वो थर्स्ट फोर्स होती है कि उसमें वो फोर्स नीचे लगती है, ऑब्जेक्ट्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं। इसी तरीके से जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जो है वो स्लाइड करके चल रही होती है, तो ऐसी सूरत में जो फोर्स होती है वो फ्रिक्शन फोर्स होती है, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये देखें, ये थर्स्ट फोर्स है कि ये जो इसमें बेसिकली लिक्विड ऑक्सीजन होती है, ठीक है, वो बर्न करती है, जब वो बर्न करती है तो वो नीचे की तरफ प्रेशर डालती है, एज अ रिजल्ट ये जो है वो ऊपर की तरफ जो मूव करता है, ये थ्रस्ट फोर्सेस कहलाती हैं। इसी तरीके से ये सारी कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। ये फ्रिक्शन है, ठीक है, फ्रिक्शन क्या है कि ये बॉडी और ज़मीन के दरमियान में फ्रिक्शन है, ये ऑब्जेक्ट और ये ज़मीन, इन दोनों के दरमियान में जो फ्रिक्शन है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, देखें पुश फोर्स इधर आ रही है, फ्रिक्शन इसको आगे जाने से रोक रही है, तो ये जो फोर्स होती है वो फ्रिक्शन फोर्स कहलाती है। इसी तरीके से टेंशन होती है। टेंशन क्या है कि जब किसी भी बॉडी को लटका दिया जाता है तो जब वेट ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, ये है जो ये इस बॉडी, ये बॉडी लगा रही है, इसका रिजल्ट में ये जो फोर्स है ये टेंशन होती है, स्ट्रिंग जो है बिल्कुल टाइट हो जाएगी, टेंशन ये ऊपर की तरफ जो है वो इसको बैलेंस करेगी। इन दोनों, ये उस वक्त तक ऐसे ही रहेगी जब तक दोनों फोर्सेस बैलेंस है। इनमें से कोई भी एक फोर्स ज़्यादा हो जाए, अगर ये फोर्स ज़्यादा हो गई तो ये टूट के नीचे गिर जाएगा, अगर टेंशन की फोर्स ज़्यादा होगी तो ये दोनों ये जो है ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो लिहाजा ये दोनों बैलेंस फोर्सेस हैं, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस की मिसालें हैं। दोनों एक दूसरे, ये बॉडी टच हैं दोनों एक दूसरे के साथ, और फिर ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हैं। ऐसी फोर्सेस जो होती हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहलाती हैं। नेक्स्ट मीन्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं होती, जो एक दूसरे के साथ टच में नहीं होती, ठीक है, लेकिन फिर भी बॉडीज एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो फोर्स लगा रही होती हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, आप जमीन के साथ टच नहीं है, अगर आप छत पे खड़े में तो फिर भी आपको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है, आप वहां से जंप करेंगे तो नीचे गिरेंगे। क्यों? आपकी ग्रेविटी आपको टच तो नहीं कर रही ना, लेकिन फिर भी वो अर्थ जो है वो जमीन खींच रही है नीचे की तरफ आपको। तो ऐसी फोर्सेस जो होती हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस वगैरह ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं। सिमिलरली जो चार्जेस होते हैं, डिफरेंट चार्जेस, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है। अब चाहे ये अट्रैक्शन की फोर्स है चाहे ये रिपल्जन की फोर्स है, दोनों सूरतों में ये फोर्सेज जो होती है नॉन कॉन्टैक्ट है, एक दूसरे के साथ टच नहीं हो रही होती, लेकिन दूर से भी हो तो फिर भी आपको पता चल रहा होता है, आपको वो फोर्सेज जो है वो फील हो रही होती हैं, उसकी अट्रैक्शन या रिपल्जन। चाहे मैग्नेट को ले लें आप, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, अब जैसे ही नॉर्थ साउथ के करीब आएगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, वो कांटेक्ट में नहीं है, वो थोड़ा दूर होंगे तो फिर भी उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, एक फोर्स अट्रैक्शन की तरफ रखना शुरू कर देंगे। ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेज होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फिजिकली इन कांटेक्ट नहीं होते, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फिजिकली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते। नेक्स्ट, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी, जो बुनियादी फोर्सेज हैं हमारी इस नेचर में, वो कहते हैं देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फोर्सेज अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा सारी फोर्सेज होती हैं, बट फिजिक्स हैज़ क्लासिफाइड फोर्सेज इनटू द 4 कैटेगरीज, कि उन्होंने 4 कैटेगरीज में बना दिया बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद वन अनदर, जिसमें कि ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। द 4 फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ द नेचर आर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। ठीक है, 4 बुनियादी फोर्सेस को साइंसदानों ने नाम दिए हैं कि ये 4 जो है इस दुनिया में सबसे बुनियादी फोर्सेस जो है वो पाई जाती हैं। वो कौन सी फोर्सेस होती हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। सबसे पहले देखें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस कौन सी है? द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस। इट कीप्स द पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स टाइटली पैक्ड इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं, जिसमें कि वो न्यूक्लियस को बड़ा स्ट्रांगली टाइटली अंदर पैक रखती हैं। ऐसा जो है वो अगर नहीं होगा तो प्रोटॉन्स जो होंगे वो निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स से स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, और वो एटम जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा।
और हर चीज़ जो है वो तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो तो एटम जब डिस्ट्रॉय हो गया तो उसमें एनर्जी इतनी निकलेगी, वो तो प्लाज्मा स्टेट में और एक स्टार की कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे। Next one is electromagnetic force. The electromagnetic force acts between electrical charges. It includes both electrical charges and magnetic charges. The magnetic forces can exert either on attraction or repulsion. So on average, the force tends to cancel each other. कि वो forces जो एक दूसरे को cancel कर रही होती हैं आउट बाहर की तरफ, एंड इट्स इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड, और उसका जो इफेक्ट जो हमें देता है वो नज़र नहीं आ रहा था। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज मीडिएट बाय द मैसलेस पार्टिकल नोन एज फोटॉन, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो मैसलेस पार्टिकल से मीडिएट हो रही होती हैं, जैसे कि फोटॉन्स वगैरह। द मैसलेस नेचर इन द फोटॉन मेक्स द इफेक्टिव रेंज इन्फिनाइट, उसकी जो है ना वो फिर रेंज इन्फिनाइट तक चली जाती है। नेक्स्ट वन देखें, ग्रेविटेशनल फोर्सेज। ग्रेविटेशनल फोर्सेज आप शुरू से जो है ना वो पढ़ते आ रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेज कौन सी हैं? ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं द ग्रेविटेशनल फोर्सेज और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसे कहते हैं, इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जो है वो एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी विद द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो सेंटर्स के दरमियान में जो है ना वो बॉडीज एक दूसरे को खींच रही होती हैं। ये फोर्स बहुत ही कम होती है, लेकिन फिर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को, हमारी अर्थ की जो रोटेशन है और इन तमाम चीज़ों को यही कंट्रोल कर रही होती हैं। नेक्स्ट वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। द वीक न्यूक्लियर फोर्सेज आर वेरी वीक, 10,000 टाइम वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज की निस्बत जो है वो 10,000 टाइम वीक होती हैं। इट इज़ एन एक्सचेंज फोर्स मेड टू एक्सचेंज ऑफ 3 डिफरेंट पार्टिकल्स कॉल्ड बॉसॉन्स। ये जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं ना, ठीक है, जिसमें से कि अब तो अभी तक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पड़ा है, उसके आगे भी होते हैं फोटॉन्स, लेप्टॉन्स, हार्डॉन्स, ठीक है। तो उनके दरमियान जिनसे बन के बनी होती है, उनके अंदर जो फोर्सेस पाई जाती हैं वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कहलाती हैं। यहाँ टेबल से देखें, इसमें सारी फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं वो रेंज मीटर में 10⁻⁻5 होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ 1 होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। देखिए प्रोटॉन के दरमियान रिपल्जन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान में रिपल्जन, यही वजह है कि एटम जो है वो स्टेबल होता है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, ये तो इन्फिनिट से पीछे आती हैं, ठीक है। 10⁻⁷ इनकी ये 7 × 0.3 10⁻⁻3, जिसमें कि अब ये अट्रैक्शन भी है प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान में, ठीक है, जो इनको रोक रही होती है आपस में जो है कोलाइड करने से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में भी है। ऐसे ही जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्सेज वो भी जो है ना वो इन्फिनाइट हैं, बहुत दूर से ज़मीन खींचना शुरू कर देती है चीज़ों को अपनी तरफ। नेक्स्ट देखें, ये इसमें जो है वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट जो है वो उसका जिक्र है, डॉक्टर अब्दुल सलाम। इन्होंने जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, और ये पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1960s में जो है वो शेल्डन ली ग्लेस शॉ, ठीक है, उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज और वीक न्यूक्लियर फोर्सेज हैं वो असल में एक ही फोर्सेस के बेसिकली 2 नाम होते हैं। सो इसलिए जो है ना वो इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था अपने इस वर्क के लिए, अपने इस काम के लिए। नेक्स्ट देखिए फोर्स डायग्राम, कहते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स वी शुड फेमिलाइज आवरसेल्फ। अब ये सिर्फ डायग्राम है, जिसको डायग्राम सिस्टम कहते हैं, जैसे कि फ्री बॉडी डायग्राम है, बिल्कुल फ्रीली हैंग कर रही है इसके साथ, ठीक है। बॉडी, ये एक टेबल है, टेबल के साथ ये वेट नीचे की तरफ लगा रहा है, रिएक्शन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर फुटबॉल है तो इसमें भी ऐसी है, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, और जो उसको फोर्स जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट की है, जो कि आपने हिट करके उसको ऊपर की तरफ फेंका है, वो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। तो इस तरीके से जो है ना वो डायग्राम्स के जरिए हम शो कर रहे होते हैं। टेबल में भी देख लें, ये ग्रेविटी नीचे लग रही है तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होती है। नेक्स्ट वन, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस, ठीक है। फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक बॉडी के ऊपर जो है वो 2 फोर्सेस लग रही ही हैं
और जो है दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। फॉर एग्जांपल F1 जो है वो इधर लग रही है 10 न्यूटन, तो F2 भी उधर भी लगेगी अगर 10 न्यूटन। तो ऐसी सूरत में ये बॉडी जो है ना, ये नो नेट फोर्स, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी। लेकिन अगर किसी सूरत में जो है ना वो कोई एक फोर्स ज़्यादा हो जाती है, अगर इधर 10 न्यूटन लग रही है, इधर 11 न्यूटन भी लग रही है, 12 न्यूटन लग रही है, थोड़ी फोर्स ज़्यादा लग रही है, तो सारी नेट फोर्स जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती होती है। 3.2 टॉपिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक बुक लिखी थी प्रिंसिपिया मैथमेटिकिया, इसमें उन्होंने जो है वो अपने जो है वो फेमस न्यूटन्स लॉज ऑफ जो है मोशन दिए थे। उन्होंने अपने 3 लॉज जो दिए थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक क्या है? इफ अ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करे। अब जो बॉडीज रुकी हुई हैं, स्टॉप है, जो रेस्ट की पोजीशन में है, वो तो बात समझ में आती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बुक है वो पड़ी हुई है तो वो पड़ी ही रहेगी, वो चाहे 100 साल पड़ी हुई है एक टेबल के ऊपर, वो पड़ी ही रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मूविंग बॉडीज के साथ ये चीज़ ऐसे देखने में नहीं आती कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बॉल है और आप बॉल लेते हैं, बॉल को ज़मीन के ऊपर रोल कर देते हैं, जैसे आप बॉल को ज़मीन के ऊपर रोल करेंगे तो वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगा, जबकि न्यूटन ने तो ऐसा कहा था कि नहीं होगा, कि बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे तो बॉल थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाती है। लेकिन उसका दूसरा पॉइंट ये था, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब उसके ऊपर कोई बाहर से कोई फोर्स एक्ट ना करे, कोई बाहर से फोर्स एक्ट ना करे। अब बाहर की फोर्सेस कौन सी हैं? ज़मीन के साथ नीचे ग्रेविटी है, सामने से एयर रेजिस्टेंस है। अगर हम ये सारी फोर्सेस को ख़त्म कर दें, अगर ये सारी फोर्सेस हम जो है ना वो ज़ीरो कर दें, नेट फोर्स जो है उसके ऊपर ज़ीरो हो जाए, तो ऐसे में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अभी देखें, कहते हैं कि if the net external force acting on an object is zero, the object will remain in the state of rest or uniform motion, constant velocity। कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। कहते हैं इट मीन्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट वाइल एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। सो मैथमेटिकली नेट फोर्स जीरो आ गई, वी भी जीरो, एक्सेलरेशन सब कुछ जो है वो जीरो हो जाएगा। अब वो कहते हैं दिस मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इन मोशन वुड कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर एवर। कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में तो हमेशा मूव ही करता रहेगा। हाउ एवर ऑन अर्थ, लेकिन ज़मीन के ऊपर इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ज़मीन के ऊपर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्यों कि एब्सेंस ऑफ फोर्सेस लाइक ग्रेविटी, फ्रिक्शन वगैरह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बट इन फ्री स्पेस, लेकिन अगर हम फ्री स्पेस के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पे कोई ग्रेविटी, कोई कुछ नहीं है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फ्रिक्शन, एयर कुछ भी ना हो, तो ऐसी सूरत में ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब अगर न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखें तो इसके अंदर हमें पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी या कोशिश होती है कि वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखे, चाहे वो रेस्ट की है चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन की है, कुछ भी उसकी स्टेट है उसको कंटिन्यू रखें, उसको जो है वो इनर्शिया कहा जाता है। ठीक है, सो इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच अ बॉडी ट्राइज टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी कोशिश है, अपनी कोशिश है कि वो रेस्ट में रहे, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी कोशिश है कि वो मूव ही करती रहे जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। और यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से आप जो है वो कॉइन्स को जो है 5-6 कॉइन्स इकट्ठे रखें और नीचे आप एक पेपर पीस रखें। अब एकदम से अगर आप झटके से इसको निकालेंगे तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे ही रहेंगे, ये हिलेंगे भी नहीं, और आप नीचे से पेपर भी निकाल लेंगे। अगर आप आहिस्ता से निकालेंगे तो फिर ये मूव कर जाएगा, लेकिन अगर आप एक झटका देते हैं, इसको निकाल लेते हैं, तो ऐसी सूरत में ये कुछ भी नहीं होगा, अपनी जगह पे रहेंगे। वजह यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि वो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो रेस्ट की जो स्टेट है उसको कंटिन्यू रखें। सिमिलरली जो अगर बस में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं,
और आप जो है वो एकदम से ड्राइवर जो है ब्रेक अप्लाई करता है तो आपकी बॉडी आगे की तरफ मूव करती है। इवन कि अगर आप खड़े हुए होंगे तो बिल्कुल बाकायदा आगे की तरफ आपको जोरदार झटका लगेगा। और इसकी वजह जो है ये भी इनर्शिया ही है, क्योंकि जब आपकी बस मूव कर रही है तो आप भी मूव कर रहे हैं साथ, आप जो है वो मोशन की कंडीशन में है। लेकिन जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो अलाउ आपको कहते हैं कि एकदम से रोकते हैं इस मोशन को। ऐसी सूरत में आपकी बॉडी कोशिश करती है कि आगे की तरफ मूव करे, ठीक है, तो आपको एक झटका लगता है। अगर खड़े में तो बाकायदा 2-3 कदम आगे भी जा सकते हैं आप। ये भी इनर्शिया की वजह से जब सडनली ब्रेक अप्लाई की जाती है। तो ऐसे ही स्पीड अप भी की जाए तो अगर आप खड़े में तो आपकी बॉडी अगर ऐसा ऐसा चल रही है तो आपकी बॉडी जो है ना वो कोशिश है कि उस स्टेट में ही रहे। लेकिन जब एकदम से एक्सलेट करती है, बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ जाएगी तो आपको पीछे की तरफ झटका लगेगा, क्योंकि बस आगे की तरफ जाएगी, आपकी बॉडी की कोशिश होगी कि वो अपनी जगह पे रहे, लेकिन वो जो है उसको इनर्शिया की वजह से आपको एक जर्क या झटका लगता है। अब यही रूल जो है वो स्कूल बसेज वगैरह में भी होता है कि जैसे ही जा रही है एकदम से शार्प टर्न आता है, ठीक है, लेफ्ट की तरफ, तो आपकी बॉडी जो है वो राइट की तरफ जो है वो नीचे की तरफ जो है वो झुकेगी। इसकी वजह इनर्शिया, आपकी बॉडी कोशिश कर रही है वो जिधर है उधर ही रहे, लेकिन एकदम से अपनी डायरेक्शन चेंज करने की वजह से ऐसे ही राइट टर्न लेते वक्त आपकी बॉडी दूसरी तरफ मूव करेगी। इसकी वजह भी यही है कि बॉडी कोशिश कर रही होती है कि वो जिस कंडीशन में है, जहां भी पड़ी है उसी में ही रहे, लेकिन जब एकदम से उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगती है तो वो उसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ, अब 3 लॉज दिए थे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। कि जब कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही होती है, एक्सेलरेशन कर रही होती है, तो फोर्स लगती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक क्या है, दैट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। यानी कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और जो अगर मास बढ़ेगा तो फिर एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम की मदद भी ले सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे मास है और फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रही है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये देखें, यहाँ पे फोर्स डबल हो गई है, 2 फोर्स हो गई, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यानी कि देखा हमने कि जैसे ही फोर्स बढ़ गई साथ में एक्सेलरेशन भी बढ़ गया। दूसरी तरफ देखें कि जैसे ही मास बढ़ा, फोर्स तो एफ ही रही, ठीक है, जो सिंगल फोर्स एफ थी वही रही, लेकिन मास 1 से 2 दो मैसेज हो गए। ऐसी सूरत में एक्सेलरेशन हाफ हो गया। इससे हमें क्या पता चला कि जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और जितनी फोर्स लगेगी एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। फोर्स अगर डबल होगी तो एक्सेलरेशन भी डबल हो गया। ऐसे ही अगर मास डबल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा। देखें, मास ज्यादा हुआ तो एक्सेलरेशन हाफ हो गया। तो मैथमेटिकली तौर पे हम इसे कैसे कह सकते हैं, दैट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। कि बॉडी में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी फोर्स लगाई जाए उतना एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। मास बढ़ाने से एक्सेलरेशन कम हो जाता है। सो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ ओवर एम। अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलेंगे। जब भी प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलते हैं तो कांस्टेंट की जरूरत होती है, कांस्टेंट एफ ओवर एम। अब ये कांस्टेंट के भी हो सकता है या फिर कांस्टेंट आप 1 भी लगा लें। तो ऐसी सूरत में ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, और ये फिर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एफ इज इक्वल टू एम ए। यही न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जो आप बहुत ज़्यादा आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होगा। फोर्स, तो फोर्स का क्या आ गया फिर, न्यूटन, ठीक है। और ये 1 न्यूटन फिर किसके बराबर हो गया, एम जी का क्या होता है 1 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का क्या होता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला दैट 1 न्यूटन इज दैट फोर्स
which produces an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम, के 1 न्यूटन वो फोर्स है जो कि 1 किलोग्राम की बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। देखें डेफिनेशन कहते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट as produced by the net force is directly proportional to the magnitude of the net force, के जितनी नेट फोर्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड के, जितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मैग्नीट्यूड मतलब मिकदार, अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास बढ़ने से एक्सेलरेशन बढ़ जाती है। सो F इज इक्वल टू ma न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है जो कि मैग्नीट्यूड में बराबर होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए जो है वो बी के ऊपर फोर्स लगाता है, रिटर्न एज एफ ए बी, फोर्स ए ऑन बी, बी ऑब्जेक्ट आल्सो एक्सर्ट इक्वल फोर्स, तो बी भी इक्वल फोर्स जो है वो ए के ऊपर लगाएगा, उसको बी ए कहेंगे, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एफ ए बी जो है ना वो इक्वल होगा माइनस एफ बी ए, अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बॉल लेते हैं, आप बॉल को जो है वो दीवार की तरफ फेंकते हैं तो ये एक्शन है, ठीक है, और बॉल का वापस आना रिएक्शन है। अब जितना एक्शन ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्शन होगा, जितना ज़्यादा ज़ोर से बॉल आप फेंकेंगे उतनी ज़ोर से बॉल जो है वो वापस भी आएगा। सो ये जो है वो इक्वल फोर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। कहते हैं दीज टू फोर्सेस आर टर्म एज एक्शन रिएक्शन पेयर, इसको एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये फुटबॉल के किक के साथ है कि पहले जो है ना वो यहाँ पे सबसे पहले एक्शन फोर्स आ रही है, ठीक है, जैसे ही वो आके लगेगी तो वापस रिफ्लेक्ट होगी जो कि जो है वो रिएक्शन फोर्स कहलाती है। इसी तरीके से हमारा ज़मीन पे चलना, ये भी न्यूटन की थर्ड लॉ की एग्जांपल है। हम चलते वक्त ज़मीन को पीछे धक्का देते हैं, एज ए रिज़ल्ट ज़मीन हमें आगे की तरफ धक्का देती है। इसी तरीके से जो परिंदों का उड़ना है वो भी न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक है। जब वो उड़ते हुए अपने पैरों को हिलाते हैं तो वो हवा को नीचे की तरफ धक्का देते हैं, एज ए रिज़ल्ट हवा उनको ऊपर की तरफ धक्का देती है और वो उड़ते हैं। यही ऐसे ही रॉकेट का जो है ना वो लॉन्चिंग, जब रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है तो हॉट एयर गैसेस बहुत तेज़ी के साथ नीचे फेंकी जाती हैं, वो इनका एक्शन होता है, और उन गैसेस के रिएक्शन के तौर पे वो क्या करता है, वो ऊपर की तरफ उसको धक्का दे देते हैं और वो ऊपर की तरफ चला जाता है। यही वजह है एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, के एक्शन और रिएक्शन जो है वो सेम होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होगा, मिकदार सेम होगी, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। अगर एक लेफ्ट टू राइट है तो दूसरी राइट टू लेफ्ट होगी। नेक्स्ट लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, कि न्यूटन के लॉज जो मोशन है उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, एक लिमिट तक वो एक्ट करते हैं, वो जो है वो सब के ऊपर वो एक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कहते हैं न्यूटन्स लॉज आर नॉट रेडिली अप्लाइड ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल एज वन गोज टू एक्सट्रीमली लो एनर्जीज ऑन एटॉमिक स्केल। एक लिमिट तक, बड़े ऑब्जेक्ट्स तक तो ठीक है, लेकिन जब छोटे ऑब्जेक्ट्स की बात करें जो कि बहुत ही कम लो एनर्जी जिनकी होती हैं, ठीक है, पोजीशन और एक्सेलरेशन जिनकी वेल डिफाइंड नहीं है, एटम, इलेक्ट्रॉन वगैरह, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसके ऊपर फिर ये हो जाएगा, फिर ये न्यूटन लॉ नहीं है। ये हमारी नॉर्मल रूटीन में जो है वो हम देख रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स, उनके ऊपर हमें जो है वो एप्लीकेबल होता है। लेकिन न्यूटन लॉज आर नॉट अप्लाइड फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट हाई स्पीड, स्पीड क्लोज टू द स्पीड ऑफ अर्थ, जो स्पीड ऑफ लाइट सॉरी, जो कि लाइट की स्पीड से ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ी के साथ जा रहे होते हैं, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। Although Newton's laws have limitations, they provide a remarkable accurate model for explaining the behavior of objects in many real world scenarios. के इसकी लिमिटेशन तो है, लेकिन वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए, या फिर बहुत तेज मूव करने वाले पार्टिकल, या तो जिनका मैस बहुत ही छोटा है, ठीक है, या फिर जिनकी एक्सेलरेशन बहुत ही तेज है, क्योंकि इसका दो ही लिंक था ना, मैस और एक्सेलरेशन, तो बहुत छोटे मैस को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, ठीक है, लिमिटेशंस है। और बहुत तेज मूविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे लाइट और उसकी स्पीड के साथ जो मूव कर रहे हैं, उन तक जो है ना ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता।
हमारा लेक्चर नंबर 1 आज तक का यहीं तक था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन और फोर्स वगैरह की डेफिनेशंस। सो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हम मैथ एंड वेट और उससे ऑनवर्ड्स ये चैप्टर को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।